वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। सो आज हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर तारिक से, जो कि एक ज़बरदस्त किस्म के होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। और सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिस किया है, उन्होंने मुल्क से बाहर भी एक्नॉलेज किया गया है इनकी सर्विसेज को, और इनको एक बड़ा ज़बरदस्त सा अवार्ड जो है वो भी इनके हिस्से में आ चुका है। आज हम ख़ास तौर पर वर्ल्ड होम्योपैथिक डे के हवाले से भी और पोलन एलर्जी जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इन दोनों के हवाले से इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, खैरियत से। और यूके में आपको मेरा ख्याल है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये सेरेमनी हुई थी, जिसमें कि दुनिया के चंद एक होम्योपैथ्स को वो अवार्ड मिला, और उसके साथ साथ सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिशिएशन दिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2008 की बात है, बल्कि आपको याद होगा कि 2007 के आखिरी प्रोग्राम में आपसे जिक्र हुआ था कि मैं जा रहा हूँ, और उसके बाद हमने उसके बाद भी इसको सेलिब्रेट किया, बहुत सारा सेलिब्रेट किया। लेकिन पाकिस्तान में मतलब नहीं है ऐसे लोग कि जिनके पास इस तरह से यूके से सर्टिफिकेशन या एक्नॉलेजमेंट उनके पास अगर है भी सही तो वो ज़्यादातर लोगों के पास वो है कि जो यहाँ से बैठ के करस्पॉन्डेंस करते हैं, किसी न किसी छोटे से इंस्टीट्यूट के साथ एफिलिएट हो जाते हैं। लेकिन मेरा जो सेशन है वो तो फैकल्टी ऑफ होम्योपैथी में रहा ना। फैकल्टी ऑफ होम्योपैथी वो फैकल्टी है कि जो 185 ईयर्स से होम्योपैथी करवा रही है, और कि जिसके पैटर्न जो हैं वो किंग चार्ल्स हैं। तो वो तो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इंस्टीट्यूशन है जो वहाँ के NHS में भी कनेक्टेड है। बिल्कुल सही, उसमें इंक्लूड है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आज जबकि हम वर्ल्ड होम्योपैथिक डे के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितना ज़रूरी है कि ये एक वे ऑफ ट्रीटमेंट जो है इसको भी हम ज़िंदगी में शामिल करें, और आपके ख्याल में उतनी अहमियत दी जाती है जितना ये डिज़र्व करता है? अनफॉर्चुनेटली ये उतनी अहमियत नहीं दी जाती है। वो उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, और कुछ जेन्युइन रीज़न्स हैं और कुछ जो है वो रीज़न्स पैदा की गई हैं। अच्छा, जेन्युइन क्या है? मसलन ये कि एक तो मोनोपोली है कन्वेंशनल थेरेपी की। उस मोनोपोली को जाहिर है कि वो आप फेस नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते आप। दूसरा ये कि हम में खुद में भी कुछ बुराइयां हैं कि हमने वो सिस्टम जो होम्योपैथी डिज़र्व करती है जी, उस वैसा हमने डेवलप ही नहीं किया। सही, इंडिया ने उसके ऊपर मेहनत की, इंडिया ने कोशिश की। आप देखें क्या ज़बरदस्त किस्म का वहाँ पे होम्योपैथी का सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ है। वहाँ पे जो एडमिशन्स होते हैं ना बच्चों के FSC के बाद, वो MBBS के और BHMS के सेम मेरिट के ऊपर होते हैं। यहाँ पे BHMS को इतना ज़्यादा फ़रोग़ ही नहीं दिया गया, ना उसके ऊपर इतना काम किया गया। बस एक आधी इंस्टीट्यूशन है कि जो उसके ऊपर जो है वो कर रहा है, लेकिन पैट्रनेज जैसे होनी चाहिए ना, गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए, अदारों की तरफ से होनी चाहिए, वो पैट्रनेज नहीं मिल सकी। सही, तो आपके हाल में ये वजूहत हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर फिर होम्योपैथी की तरफ लोग राग़िब नहीं होते। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा ना डिस्कशंस में मतलब क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, ये कह लें कि स्नैप किया जाता है कि होम्योपैथिक का अगर इलाज करवाते रहें और फिर उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं और आप फिर बड़ा लेट आती हैं ट्रीटमेंट के लिए, और उस वक्त तक मर्ज़ बड़ा ख़राब हो चुका होता है। जैसे किडनी के स्टोन्स हैं और ऐसे लोग हैं जिसके लिए लोग अमूमन कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह सर्जिकली ना ही हमें जाना पड़े, हम अदरवाइज़ ही इसको हल कर लें मसले को। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, किसी भी स्टेज पे कोई पेशेंट आए ना, किसी भी डिजीज़ के साथ, होम्योपैथी जो है उसको आराम से ट्रीट कर सकती है। बस इस जगह के ऊपर होम्योपैथिक डॉक्टर का कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, लेकिन अब कैसे ये तय हो कि कौन सा डॉक्टर कॉम्पिटेंट है? हाँ, आपका कहना तो दुरुस्त है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो एजुकेशन का सिस्टम है होम्योपैथी का, वो उतना डेवलप नहीं हो सका। जैसे कि मैंने कहा कि वो हमारे पड़ोसी मुल्क में डेवलप हुआ है, वैसा डेवलप नहीं हो सका, तो लोगों को इसके ऊपर इतना एतबार नहीं है। अच्छा, मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब कि जैसे ज़ियाबितिस है, शुगर है, हर बंदा पाकिस्तान में कितना ज़्यादा फैल चुका है कि हर दूसरा बंदा जो है इसका शिकार है। इस पूरे खित्ते में और दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ शराय फैलाव जो है वो पाकिस्तान में। क्या होम्योपैथिक में इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे मैनेज हो सके? होम्योपैथी में इसका बेस्ट ट्रीटमेंट मौजूद है। अच्छा, बेस्ट ट्रीटमेंट मौजूद है इसका। बस ये है कि पेशेंट ये समझता है कि मुझे जो है वो कोई एक दवा मिल जाए और मैं उससे ठीक हो जाऊं, और वो जो है वो आसानी और सहल चाहता है।
इसके लिए होता ही है कि आपको डॉक्टर के पास जाके पूरी सिम्टम्स आपको देनी है, पूरी डिटेल अपनी देनी है, आपको अपने वो हालात बताने हैं, उसके साथ साथ वो सिम्टम्स बतानी है कि जो उसके साथ मर्ज के साथ एसोसिएटेड है। हर पेशेंट की सिम्टम्स एक जैसी नहीं हो सकती, इसलिए हर पेशेंट की मेडिसिन भी एक जैसी नहीं हो सकती। अच्छा। तो हर पेशेंट को जो है वो डिफरेंट मेडिसिन मिलती है, वही काम करती है। अच्छा। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जी वो नेट से तलाश कर लो, आप डायबिटीज़ लिख के जो है ना उसको देख लो, जो मेडिसिन आए उसको शुरू कर दो। तो कुछ मदर टिंक्चर्स ऐसे हैं जो कि बड़े यूनिवर्सल से हैं आप लोगों के और बड़े पॉपुलर हैं? जी, मदर टिंक्चर हैं और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, बड़े मिरेकुलस उनके इफ़ेक्ट हैं। लेकिन बात यही है ना कि उनका यूज़ भी तो देख के किया जाता है ना। ऐसे नहीं कि भाई वो सिम्टम्स जो हैं वो कोरिलेट हो ना रही हों, मैच कर ना रही हों और आप जो है वो मदर टिंक्चर खामखा लिए जाएं और एक्सपेक्ट करें कि आपको जो है वो रिज़ल्ट भी वैसा मिले। तो ये देखना ये फिजिशियन का, होम्योपैथिक डॉक्टर का काम है। लेकिन जो लोग आपको देख रहे हैं और वो उन्हें ज़ियाबितिस का मसला है और इंसुलिन वगैरह लेना पड़ता है, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि जस्ट टू टेस्ट के होम्योपैथिक से उन्हें कितना रिलीफ मिल सकता है? देखें, वो जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, उनको जो है वो अगर वो दे वांट टू गेट रिड ऑफ देयर एलोपैथिक मेडिसिन्स, तो उनको जो है वो प्रॉपर सिम्टम्स दे के और रिपर्टराइज करवाना चाहिए किसी डॉक्टर के पास, ताकि वो प्रॉपर मेडिसिन और रेमेडी उनकी सिलेक्ट करके उनको बता सके। तो लेकिन जनरल जो जिस तरह से आपने पूछा ना कि जनरल जो है ना, जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं और वाकई इफ़ेक्टिव भी हैं, वो है साइजीजियम। साइजीजियम जो है वो जामन से एक्सट्रैक्ट किया हुआ जो है ना, अच्छा। वो मदर टिंक्चर है। तो साइजीजियम जेम्बुलिनम वो अगर लें उसका इफ़ेक्ट पड़ता है और इंसुलिन भी आपकी कम होती जाती है और आपकी दूसरी एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो भी कम होती जाती हैं। तो ये कैसे लेना होगा इसको? ये इसके 10 ड्रॉप्स 4 टाइम्स अ डे पानी में डाल के ये लें। इसके साथ जिम्नेमा सिल्वेस्टर वो लें, तो ये दोनों का जो है कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और दोनों इसी तरह पानी में 10 ड्रॉप्स जी बिल्कुल। अच्छा। और 4 टाइम्स अ डे। राइट। अच्छा, ब्लड प्रेशर जिन लोगों का हाई रहता है और अभी उन्हें किडनी का कोई मसला नहीं है लेकिन ब्लड प्रेशर उनका बहुत शूट करता है, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? जी, अगेन मैं वही बात करूंगा कि ब्लड प्रेशर की चूँकि रीजंस बहुत सारी होती हैं ना, उसमें जो है वो आपकी किडनी का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं। और फिर ये कि पेशेंट की सिम्टम्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। किसी को जो है वो सर का दर्द होता है। अब हमारे पास पेशेंट आते हैं, किसी का 5 सिर्फ सिस्टोलिक जो है ना 5 बढ़ जाए ना तो वो हाई शुरू हो जाती है और बड़े प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं उस पेशेंट को। और कई पेशेंट ऐसे आते हैं कि जिनका हम चेक करते हैं उनको पता ही नहीं होता कि उनको ब्लड प्रेशर है और 250 तक पहुंचा हुआ होता है वो। तो डिफरेंट है उसके लिए वही तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ता है कि जो होम्योपैथी का प्रॉपर प्रोसीजर है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मदर टिंक्चर हैं वो है रुवल्फिया सर्पेंटिना। ठीक है। वो अगर 10 ड्रॉप्स ले पेशेंट तो उसका जो है ड्रास्टिकली ड्रॉप होना शुरू हो जाता है ब्लड प्रेशर। और फिर एलोपैथिक मेडिसिन साथ साथ लेता रहे थोड़े से गैप के साथ, जब वो देखे कि भाई काफ़ी हद तक ये तो बेहतर हो गया है तो फिर उनको कम भी कर सकता है और छोड़ भी सकता है। बिल्कुल सही। क्या नाम बताया आपने? रोजेशिया रुवल्फिया सर्पेंटिना। रुवल्फिया सर्पेंटिना। जी। और इसके भी 10 ड्रॉप्स। उसके भी 10 ड्रॉप्स जी। और साथ में अगर क्रिटिकस ले लें तो क्रिटिकस चूँकि हार्ट टॉनिक है और ये जो है वो कैपिलरीज को, आर्टरीज को ये स्ट्रॉन्ग भी करता है और साफ भी करता है। ठीक। तो इस वजह से ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनता है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने दिल का खुद ही जिक्र कर दिया, तो दिल के जो अमराज में मुब्तला लोग हों और कोलेस्ट्रॉल हाई हो उनका और उनको जो है मतलब सजेस्ट कर रहे हो लोग कि वॉल्व आपका जो है वो नहीं काम कर रहा, आप बाईपास करा लें, आप एंजियोग्राफी करवाएं, ऐसे लोगों के लिए क्या तजवीज़ करेंगे? जी, ऐसे लोगों के लिए भी होम्योपैथी इज़ द बेस्ट चॉइस और बेस्ट रेमेडीज़, बेस्ट मेडिसिन हैं इसमें। और ऐसे भी पेशेंट हमारे पास आए
कि जिन्होंने अपनी सर्जरी का टाइम लिया हुआ था, डेट ली हुई थी उन्होंने, और उन्होंने कहा चले इतना टाइम बीच में है तो क्यों ना होम्योपैथिक मेडिसिन बीच में यूज करके खासतौर पे मुल्क से बाहर जो लोग रहते हैं जी, उनको बाजुकात वहाँ पर सर्जरीज के लिए ज़रा लंबा टाइम इंतज़ार करना पड़ता है कि 2 महीने के बाद वक्त मिल रहा है, 4 महीने के बाद, तो मीनवाइल वो ये ट्राई कर सकते हैं। वो ये ट्राई कर सकते हैं। क्या है वो कोई एक मेडिसिन उसके लिए नहीं है, उसके लिए हम जो है बेशुमार मेडिसिन जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। वही उनकी सिम्टम्स को देखते हुए कहीं पे नाजा इस्तेमाल की जा रही होती है, कहीं पे ग्लूनाइन इस्तेमाल की जा रही होती है, कहीं पे आर्निका भी इफ़ेक्टिव होती है। तो डिफरेंट मेडिसिन हैं कि जो हम लैकेसिस एक ऐसी मेडिसिन है कि जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। इसी तरह से लेट्रोडक्टस एक मेडिसिन है कि जो प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर देती है। ये आप शेरानों की बंदिश की बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, जमी हुई है और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है। और जी हाँ, और पेशेंट जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि वो डेट लेके और होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई करने के उसमें आ गए कि चलें देखें शायद हो सकता है कि हाँ ये सर्जरी अवॉइड हो जाए उससे। और बहुत सारे पेशेंट्स की अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेडिसिन दी और उनकी सर्जरी, हम ही ने नहीं उनको मशवरा दिया कि आप सर्जरी ना करवाएं, उनके अपने डॉक्टर ने कहा कि अभी कुछ और टाइम देखते हैं, हम कुछ और टाइम देखते हैं, और उनको सर्जरी कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, दैट्स ग्रेट। जी हाँ। अच्छा, इसके अलावा और कौन, मतलब जैसे बहुत सारे लोग जो हैं गुर्दे के अमराज में मुब्तला होते हैं, गुर्दा सही फंक्शन नहीं कर रहा होता, डायलिसिस के ऊपर होते हैं, तो क्या फिर तजवीज़ बेस्ट मेडिसिन हैं होम्योपैथी में, इसकी बेस्ट मेडिसिन हैं। लेकिन डायलिसिस तो एक दफ़ा शुरू हो जाए तो फिर रिवर्स नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट है कि जी एक दफ़ा डायलिसिस के ऊपर चले गए तो फिर उसको अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं कि जो देने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता डायलिसिस की अटेम्प्ट्स जो है ना कम होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, गैप आना शुरू हो जाता है, और उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि डायलिसिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसी बेहतरीन मेडिसिन, उसमें मैं अब आपको एक मदर टिंचर का एक वो कर देता हूँ, जिक्र कर देता हूँ, सोलिडागो। सोलिडागो एक ऐसा मदर टिंचर है कि बेस्ट मेडिसिन है वो ऐसी कंडीशन में, राइट, और उसको यूज़ करवाएं, आहिस्ता आहिस्ता देखें कि वो गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। हमारे पास बेशुमार इस तरह के पेशेंट आए कि जिन्होंने पहले से रिपोर्ट कर लिया, उनको तो डायलिसिस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो प्रॉपर मेडिसिन उनको टाइम के ऊपर मिल गई, और जिन्होंने बीच में शुरू किया तो उनके डायलिसिस के अटेम्प्ट्स कम होना शुरू हो गई। बिल्कुल सही। अच्छा, ख़वातीन के लिए हार्मोनल जो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा ख़वातीन को होते हैं लाहक, जिनको ये मसला है, उनके लिए भी क्या होम्योपैथिक में हमें कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है? होम्योपैथी में ख़वातीन के प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट मौजूद है, बेहतरीन दवाएं मौजूद हैं। अब आप देखें कि यूट्राइन फिब्राइड या सिस्ट का डेवलप हो जाना ओवरीज में, ये ऐसे प्रॉब्लम हैं कि जिनके बारे में यही है कि जी सर्जरी करवाएं आप सर्जरी के फाइब्राइड्स का, बिल्कुल, और सर्जरी के अलावा उनके पास, अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सर्जरी नहीं करवाना चाहते, या वो उनकी एज ऐसी होती है कि वो सर्जरी करवाएं तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, वो फिर हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि देखते हैं कि क्या बनता है इसमें जी। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो है फिब्राइड्स जब साफ़ हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, तो वो उसके सही बिलीवर बन जाते हैं। अच्छा, तो लेकिन आप जो लोग देख रहे हैं, अब वो इतनी टेम्पटिंग बात लगती है ना, जैसे आप कहते हैं कि ये ठीक हो सकता है, तो जो लोग देख रहे हैं फिर उन्हें लगेगा कि हमें कुछ बताएं भी फिर कि क्या हम यूज़ करें। जी, उसके लिए वही है ना कि बात वही है, हाँ, कि पूरी डिटेल डॉक्टर को पता होनी चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करके पूरी डिटेल। अब एक प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम के लिए 100 से ज़्यादा, और कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम है कि जिनकी 1000 से ज़्यादा रेमेडीज़ मौजूद हैं। अब उसमें से सिलेक्ट करना, सारी सिम्टम्स को एक साथ इकट्ठा करना, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को देखना, वो बहुत ज़रूरी होता है। उसकी बुनियाद के ऊपर जो मेडिसिन दी जा रही होती है ना, असल में तो वो काम करती है। लेकिन फ्रेक्सिनस अमेरिकाना मदर टिंचर एक ऐसी मेडिसिन है जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है इस पर्पज़ के लिए, ठीक है, और वो कमाल करती है, वो चेंज कर देती है फाइब्राइड के लिए और ओवरीज में सिस्ट के लिए तो फिर अलग से मेडिसिन हैं। लेकिन ये कि इस यूट्राइन फिब्राइड के लिए जो मदर टिंचर है ये बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, ये बहुत इफेक्टिव है। ये इसका नाम एक दफ़ा फिर बता दें। जी, ये है फ्रेक्सिनस अमेरिकाना।
फ्रेक्सिनेस अमेरिकाना, राइट। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब, ये जो बहुत सारे लोग जो आपके पास डेफिनेटली हर किस्म के मसले के लिए आते होंगे, लेकिन जब ब्यूटी की बात होती है, बालों के लिए, बालों को सेहतमंद रखने के लिए, बाल गिरे नहीं, बाल जल्दी सफ़ेद ना हो, इसके लिए भी कुछ आप सजेस्ट करते हैं? देखिए, बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं और हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, वो सफ़ेद होना रुक जाते हैं। अच्छा, भले एज की वजह से हो रहे हो? जी, भले एज की वजह से हो रहे हैं, लेकिन एज अगर ज़्यादा है और वो नेचुरल टाइम के ऊपर हो रहे हैं तो ज़्यादा, चूँकि होम्योपैथिक मेडिसिन तो नेचुरल रेमेडीज़ हैं ना, जो नेचुरली काम करती हैं, उसके ऊपर उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट वैसा नहीं हो सकेगा जितना कि अननेचुरली एक बच्चे का जो है वो सर जो है सफ़ेद होना शुरू हो गया, बाल उसके सफ़ेद होना शुरू हो गए, उसको जब मेडिसिन देते हैं वो उसका जो है वो चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। मेडिसिन तो काफ़ी हैं, लेकिन एसिड फॉस इज़ द बेस्ट मेडिसिन। राइट। एसिड फॉस 30 में जब देते हैं ना, तो उनके जो बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं वो दोबारा ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। और बालों की ग्रोथ के लिए, और बालों की ग्रोथ के लिए बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं। उसमें जो है वो आर्निका भी है, उसमें ये एसिड फॉस ये बेस्ट मेडिसिन है, उसकी ग्रोथ की बेस्ट मेडिसिन है। और भी मेडिसिन दी जा सकती हैं, लेकिन ये डिटेल जो है ना वही, जबकि पूरी सिम्टम्स होंगी तो फिर ये डिटेल जो पड़ेगा। जी। लेकिन चूंकि आज हम एक सेशन कर रहे हैं होम्योपैथिक का, जस्ट एन आइडिया कि जो लोग ट्राई करना चाहें तो वो ट्राई उसको कर सकें। आर्निका ऑयल पेशेंट्स को यूज़ करना चाहिए, जो होम्योपैथिकली जो तैयार किया हुआ होता है उसमें आर्निका रेमेडी जो है उससे बाल रुक जाते हैं, बाल गिरना रुक जाते हैं। ठीक है। और बहुत सारे आपने पेशेंट ऐसे देखे होंगे कि जिनके बालों के पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, एलोपेशिया डेवलप हो जाता है। वो एलोपेशिया की भी होम्योपैथी में बेस्ट मेडिसिन हैं। अच्छा। और वो रेमेडीज़ जो हैं वो भी फिर वही बात हो गई कि वो किस तरह का है, क्या टाइप है उसकी, और वो क्या क्या सिम्टम्स उसकी डेवलप हो रही हैं। किसी को उसमें पैच में ख़ारिश हो रही है तो किसी को ख़ारिश नहीं हो रही है, किसी का पैच जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ डेवलप कर रहा है। तो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट मेडिसिन जो हैं वो पेशेंट को देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनके पैचेस ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल जैसे पोलन एलर्जी का बहुत एक टाइम गुजर रहा है, हाई पोलन जो है ना वो इस वक्त रेशो है, तो क्या बताएंगे जिन लोगों को, और तकरीबन हर बंदा जो है उससे किसी न किसी तरह इफेक्ट हो रहा होता है, अगर पोलन की वजह से सांस में जिन लोगों को मसला आ रहा होता है, खांसी हो रही है, छींकें आ रही हैं बार बार, नाक से पानी निकल रहा है, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि करें? जी, पोलन एलर्जी का, बहुत सारे पोलन एलर्जी के पेशेंट जब वो वैक्सीन्स वगैरह ट्राई कर चुके होते हैं, एंटी एलर्जिक भी उन पे काम करना छोड़ देती है, वो हर तरह का जो है वो तरीक़ाकार इख्तियार करने के बाद उनकी सिम्टम्स नहीं जाती हैं, बहुत ज़्यादा ट्रबल में होते हैं। और आपको पता है कि पोलन एलर्जी के बाद या एलर्जिक रानाइटिस के बाद फिर एस्थमा भी डेवलप हो जाता है, सांस जो है वो रुकना शुरू हो जाता है, फिर इनहेलर शुरू कर देते हैं। वो पेशेंट हमारे पास आते हैं ना, उनको मेडिसिन देते हैं हम, और ऐसा कमाल हो जाता है कि उनकी वो, एक तो ये कि ट्रबल ख़त्म हो गई ना, बीमारी ख़त्म हो गई, एक ये कि उनको रिलैप्स ख़त्म हो गया, कि बार बार उसके अटैक होना ख़त्म हो गए। अच्छा, लेकिन जैसे इस सीज़न है जी, तो पोलन काउंट जो है बहुत ज़्यादा है जी, इस सीज़न में अगर कोई फौरी रिलीफ चाहे तो क्या, क्योंकि होम्योपैथिक होता है कि स्लो रिलीफ आएगा? नहीं, स्लो रिलीफ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी फौरी रिलीफ है इसका। अच्छा। हाँ, वो स्लो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है, इसका फौरी रिलीफ है। कोई पेशेंट ये नहीं इंतज़ार करेगा कि ये सीज़न तो मैं चले चीखे मारता रहूं, ये सीज़न जो है वो मैं ट्रबल में रहूं, चले अगले सीज़न के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई कर लेते। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी मेडिसिन हैं, बेशुमार मेडिसिन है, उसमें हम एलियम सिपा यूज़ करवाते हैं, उसमें आर्सेनिकम हम यूज़ करवाते हैं, उसमें सबाडेला यूज़ करवाते हैं, उसमें जो है वो ट्यूबरकुलाइनम हम यूज़ करवाते हैं। ये मेडिसिन इतनी इफ़ेक्टिव हैं। और हाँ, एक मेडिसिन पोलन के नाम से भी, अच्छा जी, पोलन के नाम से वो मेडिसिन पोलन 30 और पोलन 6, ये अब हम डॉक्टर को ही पता होता है कि किसको किस पोटेंशियल में यूज़ करवाएं तो वो इफ़ेक्टिव होगी। लेकिन वो पोलन रेमेडी जो है अगर मिल जाए और पेशेंट यूज़ करवाए तो उसको उसका फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। जिन लोगों को पोलन एलर्जी में स्किन पर रैशेस होना शुरू हो जाते हैं और स्किन के ऊपर उनकी जो है ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं,
उनके लिए क्या सजेस्ट करते हैं? जी, वो तो फिर एलर्जी को ही ट्रीट करना पड़ेगा ना, Right. क्योंकि ये तो एसोसिएटेड और कनेक्टेड सिम्टम हो गई। एलर्जी को ट्रीट करना पड़ेगा, उसकी पोलन एलर्जी को भी देखना पड़ेगा और उसकी स्किन एलर्जी को भी देखना पड़ेगा साथ साथ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी दफ़ा ये भी डिस्कस होता है कि शायद स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन में। आप इस तरह के एतराज़ात का क्या जवाब देते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, और यही वजह है कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं वो क्यों नहीं इसकी तरफ आते। वो यही समझते हैं कि चूँकि लो क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर बैठे हुए हैं और उनको जो है वो ज़्यादा इस चीज़ का पता ही नहीं है कि स्टीरॉयड है क्या, तो वो स्टीरॉयड जो है वो बीच बीच में यूज़ करवाते हैं। उससे जो है पेशेंट फौरी तौर पे ठीक भी हो जाता है, लेकिन उसके नुकसानात होते हैं। और कई लोग जब चेक करवाते हैं तो पता चलता है कि ये डॉक्टर साहब तो हमें स्टीरॉयड दे रहे हैं। ये क्वैकरी चल रही है, ये क्वैकरी जो है ना एलोपैथी में भी चलती है। अच्छा, लेकिन हाँ वही है कि डॉक्टर को आपने देखना है, चेक करना है। अब मैं बीइंग ए फार्मासिस्ट और बीइंग फॉरेन क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर, अगर मैं भी वही चीज़ करूंगा जो एक आम होम्योपैथिक डॉक्टर करता होगा, तो आप सोचें कि मेरी रेपुटेशन क्या रहेगी। अच्छा, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं कि फार्मासिस्ट होना, होम्योपैथिक का फिजिशियन होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, फार्मेसी जो है वो एलोपैथिक मेडिसिन की फार्मेसी है। ठीक है, एलोपैथिक मेडिसिन जो हैं वो पढ़ाई जाती हैं उसमें। ठीक है। जिस तरह से एमबीबीएस में मेडिसिन पढ़ाई जाती हैं, लेकिन एमबीबीएस में ज़्यादा सर्जरी और ज़्यादा एनाटॉमी और दूसरे सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाए जाते हैं। होम्योपैथी में ज़्यादातर मेडिसिन पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, होम्योपैथिक फार्मेसी पढ़ाई जाती है। ठीक है। अच्छा, अब मैं चूंकि फार्मासिस्ट हूँ लेकिन साथ में होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भी हूँ। ठीक है। क्योंकि मैंने इंग्लैंड से जो पहला कोर्स किया वो होम्योपैथिक फार्मेसी में किया। सही। और मुझे होम्योपैथिक फार्मेसी का कोर्स करने का क्यों मौका मिला? मौका इसलिए मिला कि मैं यहाँ से फार्मासिस्ट गया था वहाँ पे, राइट। और यहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टर बन के गया था। दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से मुझे होम्योपैथिक फार्मेसी करने का मौका मिला वहाँ पे। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह फार्मासिस्ट भी हूँ, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भी हूँ और एक होम्योपैथ भी हूँ। क्योंकि होम्योपैथी में फिर जो मैंने वहाँ पे डॉक्टर्स के और उनके एक्सपीरियंसेस लिए और जो तालीम ली मैंने होम्योपैथी की, उसने तो फिर वो शऊर जो है वो और ज़्यादा बेदार कर दिया ना, जो यहाँ पे होम्योपैथी में उतना शऊर नहीं है और लोग तो पढ़ने की तरफ तवज्जो भी नहीं देते हैं होम्योपैथी में। लेकिन आपका फिर जैसे आपने एक्सप्लेन किया, फार्मेसी का जो एक बैकग्राउंड है, आपको एक मेडिकल साइंस का एक पूरा एक डिटेल बैकग्राउंड जो है उसका अंदाजा है, आप उससे उसका अंदाजा है और फिर उसके ऊपर और उसने हेल्प आउट किया डेफिनेटली वहाँ एडमिशन लेने में भी, क्योंकि वहाँ पे जितने भी फैकल्टी ऑफ होम्योपैथी में जितने भी लोग एडमिशन लेते हैं वो सारे मेडिकली क्वालिफाइड होते हैं या एमबीबीएस होते हैं। एमबीबीएस करने के बाद उनको शौक होता है कि वे होम्योपैथी कर लें। इंडिया से बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे एमबीबीएस करने के बाद होम्योपैथी करने के लिए। अच्छा, मैं पाकिस्तान से पहला होम्योपैथिक फार्मासिस्ट यहाँ से गया, क्योंकि यहाँ ऐसा था ही नहीं, ट्रेंड ही नहीं था। लेकिन मैं तो चूँकि इससे इंस्पायर हुआ, तब जाके मैंने कहा कि मैं इसको पढ़ूँ और पढ़ के फिर अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साइड्स का फ़ायदा उठाया। अच्छा, ये डॉक्टर विल्मर श्वाबे, ये जर्मन जो एक वो है, ये जर्मन ओरिजिन ही है और फिर सारी फार्मेसी जो है वो वहीं से यहाँ पे दवाइयाँ खुद तैयार की जाती हैं या कैसे होता है? ये वहाँ से मेडिसिन इंपोर्ट की जाती हैं, जर्मनी से वहाँ से इंपोर्ट की जाती हैं मेडिसिन। और ये दुनिया की अच्छी कंपनी है जो कि पूरी दुनिया में जो है वो मेडिसिन सप्लाई करती है। और बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं जो मेडिसिन बनाती हैं और पाकिस्तान में भी वो अवेलेबल हैं। लेकिन बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ अब बाहर की कंपनियां ही नहीं, यहाँ पे ड्रैब ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि अब यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह वो कंपनियां, वो स्टैंडर्ड वो सेट हो चुके हैं। अच्छा, जो बाहर की कंपनियों के थे। और मैं उन डॉक्टर्स, होम्योपैथिक डॉक्टर्स में से हूँ जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। यानी कि ड्रैब ने मुझे एज ए मेंबर, पहला मेंबर सिलेक्ट किया और मैंने उनके साथ मिलके फिर कंपनियों को विजिट किया, उनको जो है उनका स्टैंडर्ड्स देखे, उनको स्टैंडर्ड्स की बात उनको अलाउ किया कि वो अपनी प्रोडक्शन करें। और अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि जो उस स्टैंडर्ड की मेडिसिन बना रही हैं, जो जर्मनी में बन रही हैं, इंग्लैंड में बन रही हैं या दूसरे मुल्कों में। इसमें जैसे एक मीठी गोलियों का एक बेस होता है साथ,
तो आजकल तो लोग, बहुत सारे लोग शुगर इस तरह के कॉन्शियस हैं, तो वो जो एक रिवायती तरीका है आपके ख्याल में यही चलता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। जो डायबिटिक पेशेंट आते हैं हमारे पास, उनको हम फिर वो मीठी गोलियां नहीं देते हैं। उनके वैसे तो मीठी गोलियां इतनी ज़्यादा नहीं होता है कि वो यूँ समझ लें कि चंद एक निवालों के बराबर होता है उसमें मिठास। लेकिन हम ऐसे पेशेंट्स को साइकोलॉजिकली वो ये ना सोचें कि जी मैं मीठी चीज़ खा रहा हूँ, हम उसको ड्रॉप्स में मेडिसिन बना के देते हैं। वही मेडिसिन जो गोलियों में बनती है वो हम ड्रॉप्स में बना के देते हैं। अच्छा, एक और जो इसके साथ मिथ अटैच होती है वो ये कि ये तो शायद जो है ना प्लेसिबो इफेक्ट है, तो ये शायद उसके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है। इज दिस अ रियल ट्रीटमेंट एड्रेसिंग द कोर इश्यूज जो कि आपके हैं, या ये प्लेसिबो का इफेक्ट भी इसमें शामिल होता है? अगर ये प्लेसिबो इफेक्ट हो ना, तो फिर आप ये बताएं कि प्लेसिबो इफेक्ट बच्चों के ऊपर भी इफेक्ट हो रहा है। प्लेसिबो अगर इफेक्ट हो, ये जो है वो बड़ों के ऊपर भी हो रहा है, एल्डरली पेशेंट के ऊपर भी इफेक्ट हो रहा है, और ये एनिमल्स के ऊपर भी इफेक्ट हो रहा है। पौधों के ऊपर भी होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई की जा चुकी हैं, उनके ऊपर भी इफेक्ट हो रहा है। तो ये प्लेसिबो इफेक्ट ऐसा कैसे हो सकता है कि प्लेसिबो इफेक्ट हो और वो ये सबके ऊपर जो है ना वो इफेक्ट हो रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं है। प्लेसिबो बिल्कुल भी नहीं है। मेडिसिन होती हैं, मेडिसिन जो हैं ये ज़रूर है कि वो मेडिसिन क्रूड फॉर्म में नहीं होती हैं, जैसे कि हर्बल मेडिसिन होती हैं या यूनानी दवाएं होती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी जो मेडिसिन हैं वो मिनिमम डोजेस में कन्वर्ट कर दी जाती हैं, और उसके बाद जो उनका इफेक्ट होता है वो तो एटॉमिक इफेक्ट होता है। हम बल्कि एक प्रोग्राम मैं कर रही थी भी पिछले दिनों ही, तो हमने अश्वगंधा के ऊपर बात की, तो बात आई कि होम्योपैथिक में उसका टिंक्चर जो है वो बहुत अच्छा अवेलेबल है, जो कि स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए यूज़ किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। आप कितना रेकमेंड करेंगे कि आजकल स्ट्रेस और एंजाइटी जो है ये तो ऑलमोस्ट एवरीवन, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि अश्वगंधा का टिंक्चर जो है वो इस्तेमाल करें? बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं टिंक्चर्स, अच्छा, जो एंजाइटी में, टेंशन में हम यूज़ करवाते हैं और पेशेंट इतना रिलीफ महसूस करता है। देखिए, बाज़ सूरतों में तो पेशेंट जो है वो सेल्फ हार्मिंग की कंडीशन में चला जाता है जी। और हमारे पास आते हैं ऐसे पेशेंट भी कि जो अपने आप को काट रहे थे, अपने आप को जो है छुरी से कट कर रहे थे, लेकिन हमने मेडिसिन दी, अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि ना सिर्फ ये कि वो उन्होंने वो हैबिट तर्क कर दी, बल्कि किसी दूसरी मेडिसिन की फिर उनको ज़रूरत नहीं पड़ी, और होम्योपैथिक मेडिसिन ने उनको कूल एंड काम कर दिया, तो एंजाइटी फ्री कर दिया। अच्छा, सिर्फ एंजाइटी बल्कि डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स तक की आप बात कर रहे हैं कि वहाँ से भी रिवर्स आपने देखा है? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ से रिवर्स, और उसकी क्रॉनिक यानी डिप्रेशन जो है, जो कि लास्ट स्टेज होती है, उससे रिवर्स होते हुए पेशेंट इन होम्योपैथिक दवाओं से, इन मीठी मीठी दवाओं से। ठीक है, लेकिन उसके साथ अब जब हम ये बात कर रहे हैं और वर्ल्ड होम्योपैथिक डे की मुनासबत से कर रहे हैं, तो मैं ख्याल है इस बात को एम्फेसाइज करना जो कि आप बार बार कर रहे हैं कि एक तो ये कि सही डॉक्टर, जो कि मुस्तनद डॉक्टर हो, जिसकी रिप्यूट भी अच्छी हो और जो सही तरीके से प्रैक्टिस करता हो, और दूसरा ये कि सही तरीके के ज़रिए से इलाज किया जाए, कि तमाम सिम्टम्स हैं उनको करेक्ट किया जाए। तो मेरा ख्याल है यहाँ से ही पता चल जाएगा कि डॉक्टर कितना टाइम अपने पेशेंट को देता है और कितने सिम्टम्स के बारे में उनको जो है वो उनसे सिम्टम्स कलेक्ट करता है और फिर मेडिसिन जो है वो तजवीज़ करता है। बिल्कुल सही है ना? और इसके साथ चूँकि अब जब मैं इंग्लैंड गया ही था, तो फिर लोगों के तजुर्बात लाने के साथ मुझे कुछ ऐसी चीज़ भी लानी चाहिए थी ना कि जो वहाँ पे यूज़ हो रही है और वो फ़ायदा पहुंचा रही है लोगों को, पेशेंट्स को। तो मैं वो सॉफ्टवेयर भी साथ में लेके आया। हाँ जी, वो सॉफ्टवेयर भी साथ में लेके आया कि जो जिसकी टर्मिनोलॉजीज को आम होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं समझ सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग ए फार्मासिस्ट मुझे ये एज हासिल था कि मैं उसको यूज़ करके ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है कि जो अनबिलीवेबल, जिन्हें आप ये नहीं कह सकते कि ये क्योरेबल हैं, बल्कि डिक्लेयर कर दिए जाते हैं कि ये इनक्योरेबल केस है। वो कहते हैं चलो होम्योपैथी ट्राई कर लेते हैं, अल्लाह का करम हो जाता है फिर होम्योपैथिक मेडिसिन से। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए और आज होम्योपैथिक के हवाले से हमने जो है एक अवेयरनेस सेशन जो है आपके साथ मिलकर किया। लेट्स होप कि इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम रुकेंगे यहाँ पे, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिल रहे हैं मेहमानों के साथ। खुशियाँ सारी वो